स्वागत है आपका बच्चों विद्यासागर एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए महत्वपूर्ण तथ्य और उसके पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन आया 3 फरवरी 1928 को भारत, और उसमें 7 सदस्य थे। लाला लाजपत राय ने विरोध किया, लेकिन उनकी पुलिस की लाठी से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, बाकी सारा कांग्रेस वाले तो विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी थी जो उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी कि कोई बात नहीं, आने दो इनको। तो ऐसी कौन सी पार्टियां थी ये हमको पढ़ना है। जैसे कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, है ना। जैसे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और एक बिपिन चंद्र पाल। ये छोड़ने सब समर्थन करने वाले इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पीक टाइम पे छोड़ा इसको। तो असहयोग आंदोलन तीनों ने छोड़ दिया। और अभी उसके बाद क्या है, ये साइमन कमीशन का ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी सब विरोध कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है हो जाने दो। उसी तरीके से जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया था, कुछ बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। वो बोलते थे नहीं हम क्यों करें इस आंदोलन, ठीक है अंग्रेजों को रहने दो। बहुत सारे लोग थे ना, जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, वो कहते थे रहने दो भाई इनको। उनका कुछ दूसरी विचारधारा थी। उनका कहना था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो ये ऊपरी जातियों के लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो उससे बढ़िया तो अंग्रेज ही रह जाए, उनका ये मानना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर अभी देखो साइमन कमीशन का बहिष्कार किन्होंने नहीं किया था। जस्टिस पार्टी ये थी साउथ की, आंध्र प्रदेश की जस्टिस पार्टी थी, और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। तो कैसे लिखेंगे? बनाओ कुछ वेद। साईं के मंदिर में जा करके सभी लोग यूनियन बनाकर जस्टिस की मांग करो, ना कि किसी का बहिष्कार करो, ठीक है। बन जाएगा ये। साईं के मंदिर में जा करके यूनियन बनाकर सभी लोग जस्टिस की मांग करो, ना कि किसी का बहिष्कार करो, ना कि किसी का बहिष्कार करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ा ना कि ये चीज़ें रियल हो भी सकती है, मेमोरी ट्रिक नहीं भी हो सकती है, ठीक है। मतलब हमको केवल इतना है तक, जैसे तुमको ये सेंटेंस याद आया कि साईं के मंदिर में जाना है, सभी लोग इकट्ठे यूनियन बनाना है और जस्टिस की मांग करनी, तो बस तुमको केवल वर्ड पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम जो बोले वो सही है ना। हम जैसे फनी ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ेंगे साई मंदिर मतलब साइमन, ठीक है, और यूनियन मतलब यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस की मांग करना मतलब जस्टिस पार्टी, और उसके बाद क्या है, ना कि किसी का बहिष्कार करो, मतलब क्या कि इन लोगों ने बहिष्कार किया या बहिष्कार नहीं किया, ठीक है। बस हमको कोड वर्ड मिलना चाहिए। बस हमारा मतलब कॉमेडी में यही है कि कॉमेडी हमारी सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हमको कोड वर्ड बस पकड़ना उसका, और इससे ही बन जाएगी, ठीक है। आगे बोलो। भगत सिंह की लेखक में पंजाब के क्रांतिकारी पुलिस कप्तान सैंडर्स को जोड़ दिया। हाँ, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब प्रांत के गवर्नर किसको मार दी थी? पंजाब के क्रांतिकारी पुलिस कप्तान सैंडर्स को। हाँ, सैंडर्स को गोली मार दी, ठीक है, इतना याद रखना है, गोली मार दी। तो भगत सिंह ने के नेतृत्व में किसको गोली मार दी? ये मारने किसी और को गए थे, जिसने लाला जी को मारा था, लेकिन वो उस दिन आया नहीं, इनकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली, उसकी जगह पे वही आ गया, तो उसी को उड़ा दिए, है ना। तो भगत सिंह
ने किसको गोली मार दी थी, के नेतृत्व में किसको गोली, मतलब ये नहीं कहा भगत सिंह ने मार दी, भगत सिंह के नेतृत्व में वो भी थे साथ में, उन्होंने गोली नहीं मारी, दूसरे ने मारी थी गोली। हाँ, उनके साथ में थे, तो अपराध तो बराबर का हुआ ना। तो फिर यही 2 केस चले थे उनके ऊपर, एक सैंडर्स की हत्या का प्रयास और दूसरा असेंबली में बम फेंकने का प्रयास। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों से बच सकते थे। ठीक है, लेकिन देखो भगत सिंह तो पंजाब का सैंडर्स था, पुलिस कप्तान था, है ना, मतलब एसपी था वो, और उसकी गोली मार दी थी। तो ऐसे लिखो, भगत सिंह ने अपने पंजे से सांड को पकड़ करके हरा दिया। ठीक है, भगत सिंह ने अपने पंजे से ही सांड को पकड़ करके हरा दिया। हरा दिया। हमको की पॉइंट क्या याद रखना है, भगत सिंह, पंजाब और सैंडर्स। किसको गोली मार दी थी, सैंडर्स। भगत सिंह ने उसके लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए किसकी हत्या कर दी थी, सैंडर्स की, आयर्स्ट की, रैंड की और डायर की। 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो किसकी हत्या कर दी थी, सैंडर्स की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्लियर करा रहा हूँ। आगे बोलो। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकी सदस्य में भारत से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल तो कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने क्या फेंका था, बम। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना, भगत सिंह के साथ कौन बम फेंका था, ये पढ़ चुके हैं शायद हम ना। ये क्वेश्चन है कि जिस टाइम भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, उस टाइम पे कौन सा बिल पास किया जा रहा था, चर्चा हो रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल। और उस टाइम पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विट्ठल भाई पटेल। कौन कर रहे थे, विट्ठल भाई पटेल। सदन की अध्यक्षता ये कर रहे थे, मतलब इंडिया नहीं कर रहे थे उस टाइम सदन की अध्यक्षता। ठीक है, और पब्लिक सेफ्टी बिल पे चर्चा हो रही थी। ये डेट तो हमने शायद लिखा दिया, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ये हमने लिखा दिया ना, इसको बना दिया ना, ठीक है ना। हाँ, अब हमको ये देखना है कि पब्लिक सेफ्टी बिल वहाँ पे पास किया जा रहा था और विट्ठल भाई पटेल वहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे। तो याद रखना, ये वल्लभ भाई पटेल नहीं है, विट्ठल भाई पटेल है। क्या ये, ठीक है। अब तुम चाहे कितनी ही बार इसको याद कर लो नॉर्मल तरीके से, 19-20 बार, ये याद होगा नहीं उतनी जल्दी। इसलिए हम लोग किसका सहारा ले रहे हैं, ट्रिक्स का। 2 बार पढ़ोगे सब बनेगा। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल। वैसे लिखो, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका तो वहां की पब्लिक सेफ रही और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इससे याद हो जाएगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहा था। ठीक है, देखो, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका तब वहां, तब भी लिखो, तब भी वहां की पब्लिक सेफ रही। वहां की पब्लिक सेफ रही, मतलब कि क्या हुआ, पब्लिक सेफ रही मतलब पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। और ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब विट्ठल भाई पटेल वहां की अध्यक्षता कर रहे थे, ये भी लिखना है। तो अब ये लिखना है, किंतु अंदर उनके भाई, ये लिखे, पब्लिक सेफ रही जबकि अंदर उनके भाई विट्ठल, से लिख लो लठ लेकर खड़े हुए थे। जबकि अंदर उनके भाई लठ लेकर खड़े हुए थे। ठीक है, पब्लिक सेफ रही लेकिन फिर भी उनके भाई क्या है, लठ लेकर के खड़े हुए हैं। तो इससे हमको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। पब्लिक सेफ्टी बिल पे चर्चा हो रही है और विट्ठल भाई पटेल क्या है, अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, ये फनी ट्रिक्स है, हंसने के लिए है। ठीक है, लेकिन जितना हंसोगे उतना ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, आगे बोलो। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की भावना रखी हो सकती है। हाँ, कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन। हाँ, लाहौर अधिवेशन कब, 1929। अब आ गए हैं सिनेरियो में। मोतीलाल के नेहरू जी के पुत्र कौन है, जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। अभी ये यंग ब्लड है, इनको अब आज़ादी चाहिए, बोले कि हमारा स्वायत्तता से कोई काम नहीं चलने वाला, डोमिनियन स्टेटस से कोई काम नहीं चलने वाला, हमको सीधा सीधा पूर्ण स्वराज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। पिताजी लड़े विधानसभाओं में अपने हक के लिए कि हमें इंडियंस को अधिकार दिलवाओ, है ना, हम विधानसभा में जाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, सारा अपने इंडियंस को सारे राइट्स दिलवाएंगे, है ना, आज़ादी दिलवाएंगे और लोकल लेवल पे स्वतंत्रता दिलवाएंगे, ये सब कुछ दिलवाएंगे। लेकिन पुत्र जी आए हैं, कह रहे हैं कि हमको एक कदम आगे बढ़ के, बोले हमको सीधा आज़ादी से नीचे कुछ भी प्यारा नहीं, हमको सीधी सीधी आज़ादी चाहिए और कोई सी समझौता नहीं होगा। ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या है कि पूर्ण स्वराज, इन्होंने क्या कहा है, ये लिखा है ना तुमने, पूर्ण स्वराज। स्वराज जैसे भी लिखा जा सकता है और वैसे भी। ठीक है। तो दोनों तरीके से आए तो मतलब यही है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि स्वराज्य अलग है वो अलग है। इसी स्वराज्य को स्वराज कह दिया जाता है। ठीक है। जैसे अभी राज्य है तो राज्य को बहुत सारे लोग राज कह देते हैं, तो क्या है, राज्य राज वही। ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन 1929, हाँ, ये पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द कब आया था, अब आया है। और कहाँ पे आया है, लाहौर अधिवेशन में। कब आया, 1929 में, ये याद करना है। हाँ, ऐसे याद करो। 20 से क्या करेंगे, आंटी। 9 से क्या करेंगे, वाइन। ठीक है, क्योंकि हमारा कोड वर्ड है 9 का वाइन। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने लोहे का छड़ पकड़ा और आंटी के सामने, जवाहरलाल नेहरू ने वाइन पी, उसके बाद आंटी के सामने जा कर के बोले कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूर्ण तरीके से अलग कर दो। जवाहरलाल नेहरू क्या बोले, हमको पूर्ण तरीके से स्वराज दे दो, अलग कर दो। ठीक है। तो ये लिख लो, जवाहरलाल नेहरू आंटी के सामने वाइन पी करके गए। ठीक है, लिखो। अगर वाइन पहले कर लोगे, 2 पहले तो 92 हो जाएगा, है ना, तो इसलिए क्या करना हमको, पहले आंटी फिर वाइन। देखो, जवाहरलाल नेहरू आंटी के सामने वाइन पी करके गए और बोले और लोहे का डंडा लेकर के बोले, इसलिए और लोहे का डंडा ले करके आंटी से बोले कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। ठीक है, मुझे पूरी तरीके से अलग दे दो भाई, हमारा हिस्सा दे दो, बंटवारा करो हमारा जल्दी। हो ही जाता है सब गांव घर में लड़ाइयाँ, पिताजी से भी लोग लड़ाई कर लेते हैं, माताजी से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हिस्सा आज दे दो। समझ गए। तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ये कहा। तो 29 कैसे याद रखेंगे, आंटी के सामने वाइन पी करके गए। ठीक है, ये तो बहुत ही परफेक्टली बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलो। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस। हाँ, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस। कि हमारा स्वाधीनता दिवस है, हम भाई आज़ाद हैं, हम किसी गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मना लिए। और यही कारण है कि 26 जनवरी को बाद में अपना संविधान लागू किया गया, क्योंकि आज़ादी तो अंग्रेज अपने हिसाब से दिए, लेकिन संविधान तो अपने हिसाब से लागू किए, तो 26 जनवरी को चुना गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930। कैसे लिखेंगे, प्रथम स्वाधीनता दिवस। ऐसे लिखो, 26 जन, 30 मतलब थर्स्टी, 30 मतलब क्या है,
लेकिन थर्स्टी मतलब हम लोग 13 भी याद कर लेते हैं कभी कभी, कभी क्या वही करते हैं। तो थर्स्टी तो यही होता है एक्चुअली, थर्स्टी कर लें इसको, है ना। देखो 26, ये तो तुमको याद रहेगा 26 जनवरी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हो और याद भी रहेगा। तो याद रहेगा 26 प्रथम स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया। 26 जन जेल के अंदर प्यासे थे, क्या थे, प्यासे थे, तभी उन्होंने पहली बार जेल तोड़ करके स्वाधीनता मना ली। देख लो 26 जन जब जेल के अंदर थर्स्टी थे तब उन्होंने पहली बार जेल तोड़कर स्वाधीनता हासिल कर ली। ठीक है, मतलब कि अभी आज़ाद नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और मना भी लिए, बोले हमारा स्वाधीनता दिवस ये है, हम इसी को हर साल मनाया करेंगे अब। ठीक है, तो ये कर लीजिए, आगे बोलो। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम के पास। हाँ, अब दांडी मार्च याद करेंगे, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 इम्पोर्टेंट डेट है। गांधी ने क्या किया, दांडी मार्च शुरू किया। कितने समर्थकों के साथ में, 79 समर्थक और गांधी, है ना, और महात्मा गांधी ने शुरू किया। और पहुंचे कब, 6 अप्रैल को ना, 6 अप्रैल 1930 को पहुंची। ये पूछता है कितने दिन लगे, 24 दिन। कितने दिन लगे, 24 दिन। और यात्रा कितने किलोमीटर, 322 किलोमीटर। ये जा कहाँ रहे हैं, गुजरात में ही जा रहे हैं। ये दांडी नामक जगह है जहाँ पे क्या है, समुंदर के किनारे वहाँ नमक तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो साबरमती से यहाँ शुरू किया इन्होंने और दांडी तक गए। कितने किलोमीटर, 322 किलोमीटर पैदल चले। कहाँ चले, ये पैदल चले, 24 दिन तक पैदल चलते रहे, मतलब गए। तो कितने समर्थक थे उनके, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, उस टाइम उनके कितने समर्थक थे। इसी तरह पूछेगा कांग्रेस जब शुरू हुई थी उनके कितने समर्थक थे। शुरू में ऐसे ही 80 या 79 लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भी। ठीक है, और गांधी के दांडी मार्च में भी लगभग इतने ही लोगों ने भाग लिया। मतलब जब शुरू में इतने लोग भाग लिए, फिर जिस गांव से वो गुजरते जाते थे लोग देखते थे ये सब कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पे गाँव में नाइट में पड़ाव भी डालते थे। वैसे थोड़ी ना कि चलते रहेंगे। वहाँ पे गए, जैसे कि 5-6 घंटे 8 घंटे चले, उसके बाद लोगों के यहाँ गए, वो लोग तिरपाल उरपाल दिए, लोग खाना वाना दिए, है ना। और उसके बाद वहाँ से लोग और भी जुड़ गए कि भाई हम भी चलेंगे, हम भी आज़ाद कराएंगे देश को। कुछ देशभक्ति से जुड़ गए, कुछ अपनी ज़रूरत से जुड़ गए कि भाई नमक तो हम भी खाते हैं और नमक का टैक्स कम हो जाएगा तो हमारे लिए भी अच्छा है, तो भी लोग जुड़ गए। तो जिस गांव से गुजरते जाते थे और नाइट में पड़ाव किए, लोगों से डिस्कस किए, सब बताए कि ऐसा ऐसा है, प्रचार भी करते जाते थे ना वो कि हम भाई इसके लिए कर रहे हैं, जागरूक करते जाते थे लोगों को, तो लोग उनसे जुड़ते जाते थे। तो जब तक वहाँ पहुँचे तब हज़ारों का काफिला बन चुका था। इसलिए कहते हैं ना, आप अकेले भी शुरू, आपका मन है तो आप यात्रा शुरू करिए, आप चलते जाएंगे और काफिला आपके पीछे आता जाएगा। ठीक है, तो गांधी ऐसे ही थे, अकेले ही चल पड़ते थे और फिर बाकी उनके पीछे लोग चलते जाते थे। तो 79 समर्थकों के साथ आए, लेकिन जब दांडी यात्रा में पहुंचे तो वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, तो ये गांधी का प्रभाव था। तो दांडी मार्च का 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अधिकतर ये डेट पूछा है, शुरू कब किया दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो अगर 24 दिन याद कर लोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, 12 में ये जोड़ोगे इतना हो जाएगा। 12 मार्च, ठीक है, 30 तो 30 ही पूछेगा दोनों में, बस ये डेट अलग रहेगी, है ना, सब में कि 12 मार्च को शुरू किए थे, 15 मार्च को, 3 फरवरी को कब शुरू किए थे, तो 12 मार्च। 12 मतलब बल्ब, है ना। गांधी जी बल्ब जलाए, अपना डंडा लिए, गांधी जी डंडा लिए, बल्ब जलाए और मार्च शुरू कर दिए। मार्च मतलब यात्रा, मार्च मतलब यात्रा, जैसे सैनिक चलते हैं उनको मार्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्च। तो दांडी मार्च एक्चुअली हुई मार्च। तो दांडी मार्च, देखो दांडी मार्च भी है और मार्च में शुरू भी हुआ है, इसमें दोनों चीज़ें। तो दांडी मार्च ये भी याद रखा जा सकता है। ठीक है,
या तो टॉर्च याद कर सकते हो। गांधी जी डंडा लिए, टॉर्च जलाए और यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, टॉर्च बल्ब हो जाएगा तो नहीं, उसको याद नहीं करना। ठीक है, तो लिख लो। तो लेकिन 79 कैसे याद रखेंगे? 79 7 और हेवन, मतलब कि हेवन गए और वाइन पिए। गांधी जी वाइन पिए। गांधी जी वाइन नहीं पीते थे, लेकिन फिर भी देखो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना, कोई भी ट्रिक बनाएंगे फनी, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये हमारे भारत के महान क्रांतिकारी महापुरुष हैं, तो इनके किसी के ऊपर इनकी हमको ठेस नहीं पहुँचेगी, लेकिन जब लोग देखेंगे उनको ठेस पहुँचेगी और फिर वो हमको ठेस पहुँचा देंगे। ठीक है, अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? राणा सांगा वाली, सुने हो कि नहीं सुने हो? कि महाराणा सांगा को बाबर ने निमंत्रित किया था कि नहीं? हमने क्या पढ़ा था? इब्राहिम लोदी है यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे क्या है? राणा सांगा जी हैं और यहाँ पे बाबर है। ठीक है, तो अब इसको बाबर को क्या अटैक करना है इसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। तो अब ये है कि यहाँ पे पंजाब है, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, तो इसने तो इनको आमंत्रित किया था, लेकिन ये कहना है कि इसने राणा सांगा जी ने भी किया था कि आओ दिल्ली पे अटैक करो, और इनका मानना था कि दिल्ली में अटैक करेगा, लूटपाट के भाग जाएगा, उसके बाद हम इधर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, जबकि वो भागा नहीं, वो रुक गया, तो इनके लिए समस्या खड़ी कर दी, फिर उनकी लड़ाई हुई। ठीक है, तो अब जब इनकी वो चलती है राणा सांगा की, इन्होंने क्या बनाया था? ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, इन्होंने 80-90 लड़ाइयाँ जो भी लड़ी हैं उनमें से मतलब किसी में भी इससे इब्राहिम लोदी से भी 17-18 लड़ाई लड़ी, उसमें किसी से भी नहीं हारे। केवल तो एक लड़ाई वो कैसे मतलब ये कह देंगे कि नहीं तो हम तुम आ जाओ इसको हरा दो, जबकि वो अपने दम पे क्षमता रखते हैं इसको हराने की, तो क्यों ऐसे करेंगे वो? ठीक है, जबकि बाबर ने ये लिखा है कि राणा सांगा का एक दूत आया और मिला हमसे कि आप आइए इब्राहिम लोदी को हराइए, उसने लिख दिया है। तो उसके बेस पे जो दूसरे विपक्षी वाले लोग हैं कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार है, मतलब उसने बाबर को भारत बुलाया। तो अगर हम लोग बाबर की औलाद है, तुम लोग गद्दार की औलाद है। किसने कह दिया? सपा, आम आदमी, सपा पार्टी है यूपी में, उसने कह दिया। तो इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि हमारे महापुरुष को जो कि 80 घाव लगे थे इनके पूरे शरीर में, उनको एक हाथ भी नहीं था और एक आंख भी उनकी निकल गई थी, फूट गई थी युद्ध लड़ते लड़ते, तब भी वो हारते नहीं थे किसी से। तो कहा इतना बहादुर व्यक्ति है वो कैसे इस केवल, जबकि उसको 17 बार हरा चुके हो, तो क्यों उसके लिए वो जब चाहे तब इसको मसल सकते हैं। वो तो हमला इसे नहीं करने कि भाई इतनी हमारी टेरिटरी है, इतने में तुम रहो, इतने में हम रहें, इधर नहीं आना, नहीं तो हमला होगा। फिर तो उतने में नहीं आ रहा तो नहीं हो रहा हमला। इनके ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इनका राजपूताना राजस्थान उस टाइम बहुत बड़ा था, पूरा गुजरात उर्जा सब शामिल है उसमें, तो उनका राज्य अपने आप में ही बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इनके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये गद्दार थे। अब वो लोग जो राजपूत लोग हैं उनके घर में हमला कर दिए पूरा। ठीक है, तो इसलिए हमें रिस्पेक्टफुल रहना थोड़ा महापुरुषों के साथ में, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कहनी है अपने वीडियो बनाने के चक्कर में कि बाद में लेने के देने पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जब अभी नहीं चलेगा, लेकिन कभी चलेगा, कभी लोग देखेंगे, फिर उसी टाइम पे तो ये सर तो ऐसे कह रहे हैं, है ना, नेगेटिव बातें कह रहे हैं, तो ये कहाँ का आदमी। हालांकि कंट्रोवर्सी से आदमी फेमस भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कानूनी लीगल एक्शन हो गया तो फिर तो अपने लग जाएंगे। ठीक है, देखो तो हम लोग ये करेंगे 12 मार्च 1930। ठीक है, तो ऐसे लिखो, गांधी जी डंडा उठाए, बल्ब जलाए और मार्च करना शुरू कर दिए। ठीक है, देखो गांधी जी अपना डंडा लिए, बल्ब जलाए और मार्च करना शुरू कर दिए। नहीं, वो नहीं है, दांडी जगह का नाम है, ठीक है। साबरमती से कहाँ गए? सीधे दांडी गए। दांडी में क्या है, उनका नमक बनाते हैं, तो नमक कानून तोड़ना है ना उनको, तो वहाँ पे जाएंगे, नमक बनाएंगे अपने से, क्योंकि अभी अंग्रेजों का एकाधिकार हो, किसी को बनाने नहीं देते हैं, जबकि ये काम हम कर सकते हैं, इंडियंस लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। पहले बनाते थे तो लोगों ने क्या कहते, नहीं तुम नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे, ताकि वो टैक्स ले सके। तो वो कहना कि समुंदर हमारा, खाने वाले हम, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, तो टैक्स ऊपर से उसके ऊपर ले रहे हैं। तो बोले नहीं भाई इतना नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या बोले कि नमक कानून हम तोड़ेंगे, मतलब तुम नमक ना बनाओ, हम अपने से बना लेंगे। तो यही है नमक कानून। अभी कानून क्या है कि वो नमक केवल अंग्रेज बना सकते हैं, और गांधी जी कहना कि नहीं तुम क्यों बनाओगे, हम बना लेंगे नमक अपने से। ठीक है, तो यही कानून तोड़ना उनको।
तो क्या लिख लियो, गांधी जी डंडा उठाए, बल्ब जलाए 12 और मार्च करना शुरू कर दी, ठीक है। और लेकिन 24 कैसे रखेंगे, 24 24, ठीक है। पहले याद रखो 79 समर्थक थे, ठीक है, शुरू कर दिए। और उसके बाद जो उनके समर्थक थे गांधी का, जिन्होंने साथ दिया था, वो सीधे हेवन गए और वाइन पिए, ठीक है, लिख लो। उसके बाद लिखो जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया, और जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया वो सीधा हेवन गए और वाइन पिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 79 समर्थक थे गांधी जी के साथ। अब याद रखना कितना टाइम उन्होंने लिया था, 24 दिन का। और कितने किलोमीटर की यात्रा तय की थी, 322 किलोमीटर, ठीक है। चौबीस तो याद हो जाएगा। गांधी जी आंटी के डोर में गए, कहाँ गए, ठीक है। 20 मतलब आंटी, 4 मतलब डोर, ठीक है। और गांधी जी कहाँ गए, आंटी के डोर में गए। और 322 याद करो, 322 किलोमीटर की यात्रा तय की हो। फ्री में 22 मतलब बाईपास कर लो, ठीक है, क्या कर लो, बाईपास। गांधी जी आंटी के डोर में गए और उसके बाद ट्री के नीचे बाईपास में आराम किए, ठीक है, लिख लो। गांधी जी आंटी के डोर में गए और उसके बाद ट्री के नीचे राइस खाए, ठीक है, 22 से राइस कर लो। और ट्री के नीचे राइस खाए, और क्या जाएगा, ट्री नहीं, रुको, ट्री के नीचे नहीं, आंटी जी, रुको, गांधी जी आंटी के पास डोर में गए और फ्री में राइस खाए, क्या जाएगा, 3 से फ्री में, ठीक है। ये बहुत अच्छा बन रहा है, फ्री में राइस खाए, क्योंकि आंटी के डोर में गए और फ्री में राइस खाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी 24 दिन की यात्रा किए और 322 किलोमीटर चल लिए, ठीक है। तो ये भी अच्छे से कनेक्ट हो गया कि दांडी मार्च शुरू किए गांधी जी कब किए, गांधी शुरू किए इतने 12 मार्च को किए और 79 समर्थकों के साथ किए। और कब किए, 24 दिन में यात्रा कंप्लीट किए। और कितने किलोमीटर की यात्रा की, 322 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब फ्री में राइस खाए, ये हो गया, ठीक है। आगे बोलो। 6 अप्रैल 1930 को गांधी पहुंचे, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, संविधान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। ये याद कर लोगे ना, 24 दिन ये याद रहेगा तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये क्या, 6 अप्रैल के सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, है ना। ये नमक कानून तोड़ा, चलो अभी ये आ ही गया तो इसको पढ़ लेते हैं। नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी इन्होंने। अभी देखो, इसके पहले कौन सा आंदोलन हो चुका है, असहयोग आंदोलन। इन दोनों में बहुत ही लिटिल छोटा सा ही अंतर है, ठीक है ना, माइनर सा। असहयोग आंदोलन और ये इसी का कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऐसे याद रखना, पहले जो कम शब्दों वाला आता है वो पहले शुरू हुआ है, जो बाद में बड़े शब्दों वाला आता हो बाद में शुरू हुआ है। समझ गए, ये याद रखने का तरीका ऐसे। 1920 मैंने भी ऐसे याद रखा, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और 1930 में जो याद हुआ है वो है क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, तो कम शब्दों वाला आता हो पहले,
ठीक है, पहले मैं भी कंफ्यूज जाता था कि सविनय अवज्ञा पहले हुआ 1920 में कि 1930 में हुआ है। तो ऐसे याद रखना, जो पहले शुरू हुआ वो कम शब्द आते हैं, असहयोग कम शब्द आ गए, ज़्यादा शब्द इसमें है सविनय अवज्ञा, दो ज़्यादा शब्द आ गए। तो कब शुरू हुआ? 1930 में। नो कन्फ्यूजन। ओके, पहले जब जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा था उसको रहता है कि पहले कौन सा हुआ था, सविनय अवज्ञा के असहयोग, फिर कन्फ्यूज होता रहेगा। और 1920 में आ जाएगा कौन सा शुरू हुआ तो टोटली कन्फ्यूज, गलत भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए 1920 में पहले शुरू में कौन हुआ? असहयोग, और बाद में कौन हुआ है? लिख लो इसको, कम शब्द वाला पहले। ठीक है, और ये क्या है? ज़्यादा शब्द वाला बाद में। इसको लिख भी लो कहीं पे, बाद में शुरू। ओके, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया। अब देखो 6 अप्रैल 1930 को दो काम हुए। एक तो इन्होंने नमक कानून तोड़ करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। मतलब यहाँ पहुंचे 6 अप्रैल को और उसी दिन नमक कानून तोड़ा और इन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। ठीक है, मतलब पहुँच गए यहाँ पे। तो लिखो 6 अप्रैल बनाओ इसको। 6 अप्रैल 1930 को नंबर करो, 6 अप्रैल और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको कनेक्ट करो। गांधी ने विनय पूर्वक कहा, गांधी ने विनय पूर्वक आज्ञा न मानते हुए कहा कि हम अब आपको विक्स नहीं लगाएंगे। लिखो, गांधी ने विनय पूर्वक अवज्ञा करते हुए, अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। ठीक है, विनय पूर्वक अवज्ञा करते हुए कहा, अंग्रेजों से कहा, विनय पूर्वक अवज्ञा करते हुए अंग्रेजों से कहा कि अब हम आपको विक्स नहीं लगाएंगे। विक्स मतलब 6 और अप्रैल मतलब आप। ठीक है, आप मतलब अप्रैल, तो आपको विक्स नहीं लगाएंगे मतलब 6 अप्रैल को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्वा पेरिस की यात्रा के साथ। हाँ, तो अब इस यात्रा की तुलना के एल्वा से पेरिस कौन गया था? नेपोलियन। एल्वा टू पेरिस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये इस यात्रा की तुलना, मतलब कौन सी यात्रा की तुलना? दांडी मार्च, है ना? दांडी मार्च की तुलना जो है, गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस से कर दी, है ना? तो किसने कर दी? ये पूछता है कि गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा पेरिस से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना किस नायक के साथ की थी? नेपोलियन के साथ उनकी। ठीक है, तो इसको लिखो। डंडा पकड़ने के बाद बोस, डंडा पकड़ने के बाद महात्मा ने कहा कि अब मैं नेपोलियन का भी बॉस हूं। देखो,
डंडा पकड़ने के बाद महात्मा ने कहा कि अब मैं नेपोलियन का भी बॉस हूँ। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें एक जगह कनेक्ट होनी चाहिए, बस एक जगह रहनी चाहिए एक सेंटेंस में, ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही रहे। मतलब कि किसने कहा, महात्मा ने कहा तो मतलब महात्मा गांधी ने। डंडा पकड़ने के बाद तब दांडी मार्च। ठीक है, और कहा तो किसने कहा कि नेपोलियन का ही बॉस, मतलब नेपोलियन और बोस, सारे चीज़ कनेक्ट हो गए। तो ये पूछता है कि किस महापुरुष ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा पेरिस से की थी? बोस ने, सुभाष चंद्र बोस हो गए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये पूछेगा कि महात्मा गांधी की तुलना किससे की थी? नेपोलियन से की। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बोलो। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। हाँ, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट। दिल्ली समझौता हुआ। हाँ, उसके बाद गांधी ने अपने पंजाब से आंदोलन कर गांधी इरविन समझौता हुआ ना, गांधी इरविन समझौता, और इसी को क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट, है ना। पैक्ट मतलब समझौता ही होता है। क्या होता है? समझौता। पैक्ट मतलब समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। तो दिल्ली पैक्ट, ये पूछेगा दिल्ली पैक्ट कब हुआ था। जैसे लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में, मतलब लखनऊ समझौता। तो ये क्या है? दिल्ली पैक्ट है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये सारे पैक्ट हैं। 31 ऐसे लिख लो। फ्री में 1 रन पाने के बाद महात्मा विनर घोषित कर दिए गए। फ्री में 1 रन पाने के बाद महात्मा को विनर घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी क्या हो जाएगा? फ्री मतलब ट्री मतलब फ्री मतलब 3 और 1 मतलब 1। तो 1 मतलब 31 में क्या किया? गांधी, और विनर घोषित मतलब विन मतलब इरविन। ठीक है, तो विन से आ जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता। अब इसी को क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट। क्या कहते हैं इसको? दिल्ली पैक्ट। तो इसको कैसे करेंगे? दिल्ली पैक्ट इसी को कहते हैं। हाँ जी, इरविन मतलब ये तो हमें याद कर लिए। गांधी समझौता कब हुआ था? 1931। लेकिन इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ये याद करो। महात्मा विनर बनने के बाद दिल्ली जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगे। ठीक है, महात्मा विनर बनने के बाद दिल्ली जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगे। टाइम क्या हुआ वेद? 10 बज गया कि नहीं?
कितना 1035। अच्छा ठीक, ठीक है। तो ये समझ गए, ये गांधी इम्पैक्ट हो गया। ठीक, आगे बोलो। 1921 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस की कराची अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का कानून पेश किया। हाँ, 1931 में क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का कानून पेश किया। कराची अधिवेशन 1931, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है अभी? सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल के थे। पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई, हालांकि इसका मतलब विट्ठल भाई पटेल भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं लिखते, वीवी पटेल नहीं लिखते, उसका मतलब विट्ठल भाई पटेल भी हो सकता है, लेकिन ये क्या, वल्लभ भाई पटेल हम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष थे। अब देखो, एक्चुअली में पेश इन्होंने ही किया था, लेकिन इसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। हर जगह इनको आगे करने की कोशिश की जा रही है कि नेहरू जी, ठीक है। हालांकि किया होगा उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे जब पूर्ण स्वराज की मांग ये उठा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। तो जवाहरलाल नेहरू की इन्होंने क्या कह दिया, मूलाधिकार, क्या कह दिया इन्होंने, मूलाधिकार, ये पेश किए थे ना, क्या पेश किए थे, पूरा पढ़ो ना उसको। 1921 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस की कराची अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का कानून पेश किया। हाँ, तो ये मूलाधिकारों का प्रारूप जो है पेश किया, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले ये कहते हैं ना हम लोग, अब जब मूलाधिकार की हमारे संविधान में बात आती है तो ये कहते हैं कि हम लोगों ने मूलाधिकार अमेरिका से लिया हुआ। कहाँ से लिया हुआ है? अमेरिका से। लेकिन ये इसका सबूत है कि हम लोगों ने सारी कुछ अमेरिका से नहीं लिया हुआ, हमारे यहाँ पे पहले से भी चीज़ें मौजूद थी और ये लोग सब जागरूक थे कि हमारे यहाँ मूलाधिकार होने चाहिए। और मूलाधिकार ऐसे हैं हमारे संविधान में अभी कि जिनको कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। हम लोग पढ़ेंगे मूलाधिकार कितने होते हैं क्या। हाँ, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, मूलाधिकार वही है, या फंडामेंटल राइट्स उसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिक राइट्स, हाँ, 6 हैं, ठीक है। तो उनको कोई भी सरकार भी वायलेट नहीं कर सकती। आपके मूलाधिकार जो है उनको सरकार वायलेट नहीं कर सकती, और सरकार अगर वायलेट करती है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। वैसे सुप्रीम कोर्ट जाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप मूलाधिकार अगर आपका हनन हो रहा है, सीधे हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, ठीक है। हाँ, वो हट गया, ठीक है। लेकिन पहले 7 थे ना, एक हट गया, 6 है, ठीक है। अगर वो वायलेट होते हैं तो आप सीधा जा सकते हैं। तो ये कहना है कि पहले मूलाधिकार हम लोगों ने अमेरिका से लिए, लेकिन ये सही नहीं है। मूलाधिकार का प्रारूप हमारे यहाँ पहले से था, हालांकि उस तरीके के नहीं रहे होंगे जिस तरीके के अभी हैं, लेकिन है तो सही है ना। तो मूलाधिकार का प्रारूप हमारे यहाँ पहले से 1931 में कराची अधिवेशन में पेश किया गया था। और कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो पटेल जी मुझे लगता है कि एक ही बार अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन में, ठीक है। तो 1931 में। कैसे लगाएंगे? कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल 31। कैसे करेंगे बताओ? मूलाधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने सख्त व्यक्ति थे कि वह कैंची से सारे अधिकारों को मूल से ही काट देते थे, ठीक है। लिख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने सख्त व्यक्ति थे कि वह कैंची से
गलत करने वालों के अधिकारों को, गलत करने वाले कोई अधिकारों को उनके मूल से ही काट देते थे। ठीक है ना। तो उनके मूल से मतलब मूला अधिकार मतलब गलत करने वाले का अधिकार और मूलाधिकार। तो मूलाधिकार और अध्यक्ष क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये तो अध्यक्ष हैं। अब लेकिन अगर ये आ जाएगा पेश किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता। तो मूलाधिकार का प्रारूप किसने, लेकिन अभी 1931 में, लेकिन ज़्यादातर ये पूछता है कि मूलाधिकार का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो कहाँ के उसमें अध्यक्ष रहे थे, कराची अधिवेशन। ये पेश हो गया। मूलाधिकार का प्रस्ताव कहाँ पेश हुआ था, कराची में। ये भी हमको याद हो गया। लेकिन पेश किसने किया था, ये नेहरू जी ने किया था। तो हम अब इसको याद करना पड़ेगा। मूलाधिकार जवाहरलाल नेहरू। बनाओ इसको, मूलाधिकार की जवाहरलाल नेहरू से रिलेट करो। ऐसे लिखो, हीरा जवाहरात प्राप्त करना किसी का भी मूलाधिकार नहीं है। ठीक है, लिख लो। और कुछ बना सकते हैं क्या? ठीक है, हीरा जवाहरात। हाँ, लिख लो यही। लिखो, हीरा जवाहरात प्राप्त करना किसी का भी मूलाधिकार नहीं है। हाँ, तो ये भी लिख लो ना। ये लिख लो, ट्री, इसमें 3 का फ्री कर लो और इसमें क्या कर लो, 1 का 1। फ्री में एक भी हीरा जवाहरात प्राप्त करना किसी का भी मूलाधिकार नहीं। तो अब ये ऐसे कर लो तो 31 भी याद हो जाएगा ना। फ्री में एक भी हीरा जवाहरात प्राप्त करना किसी का भी मूलाधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछा ही था। कराची अधिवेशन में मूलाधिकार का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो सब लोग यही याद करते हैं, कराची अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इन्होंने भी पेश किया होगा। पेश इन्होंने नहीं किया, ये अध्यक्ष थे केवल। आज प्रस्ताव पेश करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। हाँ बिल्कुल, देखो जैसे कि ये चेयरमैन बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये कांग्रेस वाले अध्यक्ष बैठे, ठीक है। अब ये तो अध्यक्ष है, इसका काम प्रस्ताव पेश करना नहीं होता है। प्रस्ताव पार्टी का कोई आदमी करेगा। जैसे इधर मान लो बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, इधर कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बीजेपी वाला प्रस्ताव पेश किया यहाँ पे कि ये हमारा प्रस्ताव है कि हम देश में जो है एनआरसी लागू करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये लोग इसका विरोध करेंगे कि यहाँ विरोध है। अब ये बोल देगा ठीक है वोटिंग कर लो, तो ये वोटिंग केवल करवाएंगे, गिनती करेंगे, जिसका ज़्यादा हुआ घोषित कर देंगे कि यहाँ वोटिंग में ये जीता ही हारा। तो अगर ये जीतेगा तो इसका लागू होगा, बोलेगा हाँ इसको देश में लागू कर दिया जाए, और नहीं जीतेगा तो बोलेंगे नहीं लागू हो सकता भाई। तो ये केवल डिसीजन लेता है, ये पारित नहीं करता प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव रखता नहीं है। प्रस्ताव रखने वाला, उसका विरोध करने वाला दूसरा कोई, बहस करने वाले ये लोग हैं। ये केवल ये डिसाइड कर, वोटिंग डिसाइड करते हैं कि हाँ तुम लोग वोट करो, अब जो इसके पक्ष में है बोलो, जो विपक्ष में है वो बोलो। और जो डिसीजन होता है कि हाँ यस हुआ तो यस, नो हुआ तो नो, ये सुनाता है, ये चेयरमैन होता है, ठीक है। मतलब ये कांग्रेस का मतलब मेन आदमी यही होता है। तो और ये लोग तो मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू इधर पेश कर दिए, और ये लोग कुछ लोग विरोध में भी आए होंगे, कुछ लोग सहमत रहे होंगे, और फिर जो ये अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले हाँ हमारा मूलाधिकार पेश हो गया भाई, प्रस्ताव पारित हो गया, ये लागू होना चाहिए। मतलब अभी तो क्या नहीं, ये लोग सरकार नहीं बनाए हैं, ये लोग अपने आप में ही कर रहे हैं। फिर जब अपना पारित कर लेंगे प्रस्ताव को, इसका मतलब है कि हम पूरे कांग्रेस वाले सहमत हैं कि ये होना चाहिए हमारे देश में लागू। फिर ये अभी चिट्ठी देंगे अंग्रेज सरकार को। किसको देंगे? सरकार को। अभी किसको देंगे चिट्ठी? ये सरकार को देंगे कि हमारा मूलाधिकार हम सभी ने सहमति से पारित किया है कि हमारे पूरे देश में हमको मूलाधिकार मिलने चाहिए। अब ये लोग सरकार को चिट्ठी देंगे, फिर मानना ना मानना उनके ऊपर,
समझ गए ना, ये होता है प्रस्ताव। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, संसद में जो प्रस्ताव होगा तो डायरेक्ट सरकार ही ला रही है, तो उनको किसी और के पास नहीं जाना है। सरकार जो स्पीकर ने लागू कर दिया, हाँ ये प्रस्ताव पारित होता है, उसको सरकार लागू कर देगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार तो इनकी है नहीं, ये सीधे जाएंगे ब्रिटिश सरकार के पास, ठीक है। तो लागू करना नहीं करना उनके ऊपर। अब बोलो, ये बोलो। इस सम्मेलन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। हाँ, तो कराची अधिवेशन में ही इन्होंने क्या कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। हालांकि कोई पूछा तो नहीं है, स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन ना 2020 वाला था ना, उसमें बहुत दिया था, ठीक है। हाँ, ये बाकी कम पूछता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा पूछ लिया था, लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, बाकी सब यही रटते रह गए। तो लेकिन वो पूछता भी वो है जो इनमें दिया ना हो, वो कहीं से पूछ लिया एनसीईआरटी में, कहीं से कुछ भी, तो इतने सारे डीप में कौन पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, इसलिए बहुत सारे लोग तुक्का मारे, और इसीलिए उसका जो कट ऑफ है 66 नंबर गया था जनरल का, जबकि अभी 80 जाता है, ठीक है। तो इतना कम कट ऑफ गया, मतलब सारे लोगों ने तुक्का ही मारा था एक्चुअली, है ना। जो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि हाँ ऐसा से ऐसा, जो डिटेल में पढ़े होंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ डिटेल में सारी चीज़ें, जो केवल फैक्ट से याद किए होंगे उनसे तो कभी भी नहीं बनेगा। 66% नहीं, 100 में से 66 नंबर, 66 क्वेश्चंस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और नंबर तो 200 को बन जाता है ना, ये फिर 200 पूर्णांक 200 को बनेगा, और 66 नंबर कितना बना दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 बनेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला करता हूँ मैं, ठीक है। 100 में से 66 क्वेश्चन, और अभी कितना जाता है, अभी 80, सीधे 80 100 में जाता है जनरल का, ठीक है। ये मतलब 8 दूनी 16, 160, 200 में से एक क्वेश्चन कितने का रहता है, 2 मार्क्स, ठीक है, समझ गए। तो ये तो जिन्होंने जो डिटेल में पढ़ रखे थे, और जो डिटेल में वही पढ़ता है जो एनसीईआरटी पढ़ रखे होते हैं, बुक्स पढ़ रखे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये भी हम लिख देंगे। कैसे करेंगे बताओ, गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं, गांधी ने कब कहा था, कराची अधिवेशन। कराची बस याद रखो, कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था, ऐसे लिख लो, गांधी को एक कैंची से, गांधी जी इतने कमज़ोर थे शारीरिक रूप से कि उनको एक कैंची से भी मारा जा सकता था, ठीक है, लिख लो। हाँ, वो शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत थोड़ी थे, हाँ दुबले पतले थे वो, ठीक है, लेकिन वो अंदर उनके पावर बहुत थी, ठीक है, तभी वो चलते, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ठीक है। गांधी के बारे में जब किताबें पढ़ोगे ना तुम लोग, तो ऊपर से तो दिखाई देता है कि वो बहुत ही, कुछ लोग जो आलोचनाएं करते हैं, जो लोग अच्छे से पढ़ते नहीं उनके बारे में, उनको लगता है कि ये काफ़ी मतलब वैसे सन की टाइप आदमी था, मतलब कुछ लोग कहते हैं जैसे आसाराम बापू वगैरह नहीं है, जैसे कि ऊपर से दिखाएंगे कुछ और, रहेंगे अंदर से कुछ और, तो लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, अगर ऐसा होता तो वो लोग केवल अय्यासी कर सकते हैं, इतने बड़े आंदोलन चला करके इतना अपने आप को कष्ट में नहीं डालेंगे कोई, है ना। जैसे वो कहना कि हमेशा 2 फोटो दिखाता है, उसमें 2 इधर उधर लड़कियां रहती हैं, उनको ऐसे हाथ रखे हुए दिखा देता है, तो कहते हैं वो जब कभी उपवास करते थे, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता था, तब वो लोग कहना उनकी सहायिकाएँ उनकी हेल्प करती थी, ठीक है, कुछ भी काम होता था, बाकी वो सारा काम अपने से करते, साफ़ सफाई खुद कर लेते थे, है ना। तो खाना वाना बनाने के लिए लोग स्वेच्छा से जाती थी लड़कियां, ठीक है। तो अब वो जो उनकी बुराई करते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये गांधी जी ये एक्चुअल में क्या था, वो मतलब लड़कियों के ही शौकीन थे, मतलब इन्हीं चीज़ों का मिसयूज़ करते थे वो, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखो, अगर कोई ये तुच्छ चीज़ के लिए इतना, ये बहुत छोटी चीज़ है, ये जो अपनी जान देना, जोखिम में डालना, 2 साल तक आंदोलन चलाना और इतना बड़ा प्रभाव रखना, ऐसे नहीं हो जाता है। तो वो इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता व्यक्ति। अगर इतना ही सोच रखना है तो फिर क्या करना है, वो अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, भाई ठीक है, चलो पत्नी के साथ, बहुत सारे लोग रह नहीं रहे क्या, जो इन सब चीज़ों में एडिक्टेड बंदा होता है वो कभी भी त्याग नहीं कर सकता इतना बड़ा, दूसरों के लिए डंडा खाना, 20 साल तक वहाँ रहना, और ये सब नहीं कर सकता हो। तो ये लोग जो उनको छोटा दर्शाने की कोशिश करते हैं, हालांकि कुछ मौक़ों पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, जैसे भगत सिंह को ना छुड़ाना सबसे ज़्यादा उनकी आलोचना की जाती है, असहयोग आंदोलन ख़त्म कर देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन ख़त्म कर देना, लेकिन वो उनकी कुछ
सामाजिक कुछ मजबूरियां रहती थी इसलिए करते थे, ना कि वो इन सब चीज़ों में थे। ये सब चीज़ों में जो व्यक्ति रहता है वो एक झटका भी नहीं सह पाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का डंडा भी नहीं सह पाएगा। वो कहेगा कब भाड़ में जाए, मुझे क्या करना, जैसे बाकी लोग जी रहे हैं वैसे मैं भी जीऊँगा। तो सारे देश के लोग आंदोलन थोड़ी ना कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे, बाकी लोग बोल रहे हैं भाड़ में जाओ, तुम्हें मुझे क्या करना, जैसे लोग रहेंगे वैसे हम भी रहेंगे। जैसे तुम लोग तैयारी कर रहे हो अभी, तो पूरी दुनिया तैयारी थोड़ी ना कर रही है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि मत जाओ, मत करो, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही लोग आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे अरे कुछ नहीं होने वाला है, अंग्रेज लोग ये डंडा लेके खड़े होंगे, अंग्रेज गोली से उड़ा देंगे। बहुत लोग डरते थे तो यही बोलते थे, क्योंकि वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे। बोलते थे अरे कुछ नहीं होने वाला। बाकी और जैसे B.R. अम्बेडकर जी की पार्टी, वही नहीं बोलते थे, बोलते थे हटाओ, मुझे अंग्रेज मंजूर है। जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, वो लोग ही बोलते हैं। राजा हो गए, जमींदार हो गए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये लोग खड़े हो रहे हैं। पूरे देश को इकट्ठा करना और इतने बड़े बड़े आंदोलन खड़ा कर देना, तुम किसी भी एक बड़े से बड़े राजा को बता दो जो भोग विलास में व्यस्त रहता हो और उसके पीछे सारी पब्लिक खड़ी हो जाए, नहीं होता ऐसा। अगर वो पर्सनल स्वार्थ के लिए जाएगा, वो अपने, कोई भी उसके पीछे नहीं जाएगा। उसके पीछे कोई कब जाएगा, जब उसको लगेगा कि हाँ इसमें मेरा भला है, ये मेरे भले के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब फालतू की चीज़ें फैलाते हैं लोग कि गांधी बस वही करते थे तो लड़कियों के ही प्यारे थे। वही अच्छी भावना के साथ भी रहा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूँ। हालांकि कुछ चीज़ों में वो परफेक्ट नहीं थे, वो भाई इंसान ही थे, तो कुछ कमियां थी उनमें, लेकिन ये वाली कमी नहीं मानता हूँ मैं। गांधी की जब जीवनी पढ़ोगे बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कस्तूरबा बाई से जब ये आंदोलन में उतरे थे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तभी उनके अंदर इतनी ऊर्जा रहती थी कि वो 322 किलोमीटर चल लेते थे। अदरवाइज कोई भोग विलासी व्यक्ति को तुम 10 किलोमीटर दौड़ा दो, फिर देखो क्या होता है उसका, अंदर से वो खोखला हो जाता है। ठीक है, तो गांधी जी मतलब गांव में चले जाके पूरा आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी किताबें भी लिख रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी उन्होंने, न्यूज़पेपर चलाए, किताबें लिखी, बहुत सारी यात्राएँ की, उपवास किया, बहुत ज़्यादा उपवास करा दो किसी भोगी विलासी आदमी को, एक दिन करा दो तुम, अब वो 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने उपवास करते रहते थे। उनके अंदर आत्मबल था। ठीक है, तो आत्मबल ऐसे नहीं आता, वो आता है त्याग से, तपस्या से, उद्देश्य से, जीवन के उद्देश्य से। ठीक है, और लोग उनको जो छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बस नहीं, गांधी जी बस वही थे, उनको वही चाहिए था। एक बोला मेरे बेवकूफ़ आदमी, वो मेरा सीनियर था, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा, वो बोला कि हाँ गांधी तो ऐसा ही था, कुछ नहीं, वो ऐसे लड़कियों के साथ में ऐसे दिन भर उसको लड़कियाँ चाहिए थी, वो सोता भी था उन्हीं के साथ में, ऐसा कुछ करता था, कुछ नहीं था, ऐसे ही था, है ना। तो अब मेरा सीनियर तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सका, मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग डीप में थोड़ा पढ़िए उनके बारे में तो पता चलेगा। मैंने कहा कितने लोगों के पीछे ऐसे, कितने भोगी विलासी इंसानों के पीछे पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती है। उन्होंने ऐसे कह देते थे कि कांग्रेस भी मेरा साथ, जब उस टाइम का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस के पीछे लाखों लोग जुड़ जाते थे, लेकिन उनकी जो हैसियत थी कांग्रेस से ही बड़ी थी। वो कहते थे मैं देश की, कांग्रेस ने अगर मेरे प्रस्ताव को पारित नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही, कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूँगा। तो वो शक्ति ऐसे ही आ जाती है, नहीं आती। कोई भोगी विलासी अपने घर में घुसा रहेगा, क्या करना उसको, वो बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति रहता अंदर से, वो थोड़ा सा भी, कोई सा भी दबाव या कोई सा भी मेहनत या कोई सा भी सहन नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अंदर से आत्मबल मजबूत होगा, वो चाहे ऐसे भी रहेगा ना, वो डंडा लेके चलते थे ऐसे थोड़ा सा पहने, आत्मबल से मजबूत थे वो। ठीक है, इसलिए वो इतना बड़ा बड़ा त्याग कर सके, अदरवाइज जैसे नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल ये नहीं होता। ठीक है, तो वो थे। अब मैं थोड़ा सा, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ हल्का फुल्का आंदोलनों में कर लेते थे, है ना। अब उनको पैसे भी चाहिए थे, है ना, तो इंसान ही तो थे, ऐसा तो है नहीं कि भगवान थे, हर चीज़ में जादू ऐसे घुमाएंगे सारा पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो हम लोग क्या है, तो ये इन्होंने क्या कहते हैं, गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं, तो लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि गांधी जी को कोई इतने फिजिकली रूप से कमज़ोर थे, कोई एक कैंची से भी मार सकता था। ठीक है, लिख लिए, मतलब वो, हाँ लिख लो इसको। तुम लोग को यहाँ जो मैं इतना डिटेल में पढ़ा देता हूँ, मेंस की पढ़ाई है एक्चुअली, लेकिन मैं फ्री में ही तुम लोग ज्ञान दिए पढ़ा। ठीक है, गांधी जी शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि कोई उनको एक कैंची से भी मार सकता था। ठीक है, आगे। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। हाँ, इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और किसने, कौन गया था प्रतिनिधि के रूप में, महात्मा गांधी, है ना। ओनली, केवल द्वितीय में ही गए थे ना कांग्रेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये लंदन में, है ना। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते ना, वो केवल दूसरों की बुराई करते हैं। क्या करते हैं,
बुराई करते हैं, ठीक है। जो कोई तुमको बुराई करता हो मिल जाए, किसी को समझ जाना बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है, जो अब कुछ नहीं कर सकता, वो केवल बुराई करता है। ये नहीं है ठीक, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं, खुद को नहीं देखेंगे कभी वो, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। जो आदमी खुद कुछ करेगा वो दूसरों को बुराई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसको, वो अपने में ही रहेगा, अपने में बुराइयाँ ढूंढना शुरू करता फिर हो कि मेरे में क्या बुराइयां हैं, मैं इसको कैसे करेक्ट करूं, मैं कैसे ठीक हूं, मैं सफलता कैसे प्राप्त करूं। और जो ये सब नहीं कर रहा वो क्या करेगा, दूसरों की बुराई। दुनिया का सबसे सरल काम है क्या, दूसरों की बुराई करना, ठीक है। लेकिन जब तुम खुद उस पथ पे चल के देखोगे फिर तुमको पता चलेगा कि वो आदमी हमसे कितना ज़्यादा सही कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, देखते हैं लोग टीवी पे, बैठे रहेंगे सोफे पे, अच्छा बढ़िया, ठीक है, चिप्स उप्स खाते हुए, कोई एक कैच छोड़ दिया, हाथ तेरी तो कैच छोड़ दिया, हाथ तेरी, मैं जाऊँ मारू साले को, ऐसे लगे टीवी में घुस के मार देंगे उसको, ठीक है। अरे हम होते ना ससुरा ऐसा छक्का मारते, और उनको देखो साला गोली डंडा भी अपने अच्छे से खेल नहीं पाते होंगे, ठीक है। और टीवी में उस किसको गाली देंगे, जो टॉप का प्लेयर होगा, इंसान तो है ना वो भी, कोहली है, हाँ एक बॉल सब साला हट तेरी, तो इसको तो लेना ही नहीं चाहिए टीम में, इसको कौन दे दिया साले को 16 करोड़ कौन दे दिया इसको, कोहली को भगाओ इसको। अब वो बीच में चल नहीं रहा था, लोग कितनी गालियां दे रहे थे उसको, है ना। लेकिन देखो बाहर दर्शक बनकर के बुराई करना ज़्यादा ईजी है और मैदान में खेलना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। तो फिर जब वो अंदर उतरोगे ना कभी लाइफ में, तब लाइफ के बैटल में तब पता चलेगा कि वो लोग कितने गलत होते हैं, जो बाहर से किसी को जज कर लेते हैं कि ऐसा है ऐसा नहीं है एक ही झटके में, ठीक है। और जब खुद उसी सिचुएशन में आते हैं तो फिर उससे भी ज़्यादा गलत काम करेंगे। तो इस तरीके से ये तो कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। महात्मा जी मेज पर आए और 2 गोलगप्पे खाए। महात्मा गांधी लिख लो, महात्मा गांधी मेज पर बैठे और 2 गोलगप्पे खाए, ठीक है, ओके आगे बोलो। दलित नेता बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। हाँ एकमात्र नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, है ना। कैसे करेंगे, अंबेडकर जी मेज पर बैठे और फ्री में गोलगप्पे खाए, फ्री में सारे गोलगप्पे खाए। फ्री से क्या हो जाएगा, ट्री, है ना, और फ्री से क्या हो जाएगा, 3, तो मतलब तीनों में भाग लिया, ठीक है। लिख लो, अंबेडकर जी मेज पर बैठे और फ्री में सारे गोलगप्पे खाए। आगे बोलो। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कुछ समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स वेबली मैकडोनाल्ड। हाँ तो इस समय पीएम कौन है वहाँ का, ब्रिटेन का, जेम्स वेबली मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो डोनाल्ड से हमें मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा होता है, सुने हो नाम, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो देखो वायसराय इंडिया, अभी 2 चीज़ें हैं, इंडिया का वायसराय कौन है, इरविन, कौन है, इरविन, और इस टाइम पे जो ब्रिटेन का पीएम है कौन है, मैकडोनाल्ड। तो वायसराय अलग है और ब्रिटेन का पीएम अलग है, वायसराय इंडिया में रहेगा और ब्रिटेन का पीएम ब्रिटेन में रहेगा। तो मतलब वो सब कुछ बुला रहा है कि भाई यहाँ पे आओ, गोलमेज सम्मेलन में बात करो, क्योंकि इरविन तो कहाँ पे है, इंडिया में। वो समझौता किया गांधी से कि भाई आंदोलन खत्म करो और वहाँ पे जाओ, भाग लो, कहाँ पे, देखो ये इंडिया हो गया, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अभी ये सब चल रहा है, तो इरविन यहाँ पे, ये वायसराय है, इरविन क्या है, वायसराय,
ठीक है। अब ये कह रहा, अब वहाँ पे सारी विचारें चल रही हैं कि भाई इंडिया में कैसे शासन किया जाए। अब यहाँ पे ये लोग क्या है, पूरा खलबली मचाए हैं कांग्रेस वाले कि हम नहीं करने देंगे, नहीं मानेंगे तुम्हारी बातें। तो उसने कहा ठीक है, जो तुम हम समझौता करो, आओ, जो तुम्हारी बातें होंगी हम सारी मान लेंगे, तुम जाओ तो सही, बात करो। कहाँ पे जाओ? लंदन जाओ। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? लंदन में। और वहाँ का पीएम कौन है? मैकडोनाल्ड। तो मतलब कि अगर गांधी जाएंगे तो इरविन के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मैकडोनाल्ड के पास। पिज्ज़ा खाने जा रहे हैं वो, ठीक है। इरविन के पास से यहाँ से समझौता करने के बाद कि शांति रखो और यहाँ जाओ बात करो। यहाँ बात किया, उनकी बातें नहीं मानेंगे, फिर वापस आ गए, फिर से आंदोलन शुरू कर दिए, ठीक है। तो मतलब दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस टाइम पे, एक तो इरविन हो गया, दूसरा हो गया रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो लिखो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा खिलाया गया। पीएम कैसे लिखेंगे? पीएम प्रधानमंत्री। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रधानमंत्री को मैकडोनाल्ड में पिज्ज़ा खिलाया गया। ठीक है। तो मतलब गांधी के इनके बीच में हो गया, ये अंबेडकर जी हो गए, और उस टाइम ब्रिटिश का पीएम कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। आगे बोलो। 23 मार्च 1921 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 23 मार्च, हाँ ये लिख चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 23 मार्च 1931 को तीन उन महान हस्तियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे बोलो। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। हाँ, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही हो रही स्थापना। कब हुई थी? कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। इसके चीफ कौन कौन है बताओ जरा? जयप्रकाश नारायण। इसके अध्यक्ष और सचिव दो होंगे ना। तो अध्यक्ष कौन है? अच्छा ये लिखवाए थे, जयप्रकाश नारायण बस लिखवाए थे। जयप्रकाश नारायण और एक कोई और था, मीनू मसानी, ठीक है। एक थे अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण या जेपी, और दूसरे सचिव थे मीनू मसानी। कौन थे? ठीक है, ये इनका नाम था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ये दूसरे अगेन महान इंसान थे जयप्रकाश नारायण। ये आज़ादी के बाद भी जिंदा रहे थे और इंदिरा गांधी की सरकार हिला दी थी इन्होंने, है ना। तो इन्होंने क्या चला था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1975 में, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे हम। तो 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गई। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, सोशलिस्ट अलग है, ठीक है। सोशलिस्ट थोड़ा कम क्रूएल रहते हैं, कम्युनिस्ट बहुत क्रूएल रहते हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कम्युनिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है, और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, पूंजीपति क्या है, लिबरलिस्ट क्या है, सारे बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग मेंस में पढ़ेंगे। तो कांग्रेस के सोशलिस्ट पर, सोशलिस्ट मतलब वही जो जनता का भला चाहते हैं, गरीबों मजदूरों का भी भला चाहते हैं, वो सोशलिस्ट हो गए, ठीक है। तो अपने यहाँ पे सोशलिस्ट जवाहरलाल भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, और एक और कौन मिले थे सोशलिस्ट अभी? अपने भगत सिंह भी थे, और दूसरे कौन अभी तैयार हो रहे हैं? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो 1934 में, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, ठीक है। तो कर लो इसको 3 और 4। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये पूछ रहे हैं।
जयप्रकाश नारायण ने फ्री में डोर डोर जाकर मजदूरों की पार्टी बनाई। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। या तो फ्री में नारायण ने फ्री में डोर डोर जाकर सोशल सर्विस की, ऐसे लिख लो। ठीक है, नारायण ने फ्री में, फ्री से क्या हो जाएगा, फ्री है ना, फोर से क्या हो जाएगा, डोर है ना, फ्री में डोर डोर जाकर सोशल सर्विस की, ऐसे लिख लो। सोशल मतलब सोशलिस्ट पार्टी है ना, हाँ ठीक है, हाँ सोशल सर्विस की, तो क्या जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, मेन चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे रहता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। कब की थी, 1934 से। ठीक है, आगे। अब फिर ये बिहार वाले में पूछ, क्योंकि बिहार के थे ये, तो ये फिर पूछता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, ये सचिव कौन थे, ये फिर वहाँ का क्वेश्चन है। यहाँ का भी इतना पूछता है कि जेपी अध्यक्ष थे, बस। आगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में, है ना, 1900। अब हर चीज़ के संघ बनने लग गए, तो अखिल भारतीय किसान सभा, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा, है ना। अब किसान सभा भी बनने लग गई, मजदूरों की सब यूनियन बन गए, स्त्रियों का ही बन गया, किसानों का ही बन गया। सारे कमज़ोर दल हैं, वो सब अपना अपना यूनियन बना के ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सहजानंद एवं महासचिव कौन है, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा। ठीक है, ये कहाँ पे, अखिल भारतीय सभा लखनऊ में हुई थी ना, ये सर लखनऊ में 1936 में। लखनऊ है ना, तो ये देखो 36 अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ। बनाओ इसको, पहले ये बनाओ कि अखिल भारतीय किसान सभा 36 में लखनऊ में हुई। पहले इतना बनाना है, ये बाद में बनाना है, सचिव और अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे, एन.जी. रंगा, ना कि स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, छत्तीस मतलब 36 से क्या करो, 36 बोलूँगा नहीं, चले चाहे कितना ही करनी। कैसे करेंगे, बनाओ इसको। सारे भारत के
किसान, लाखों किसान फ्री में, सारे भारत के लाखों किसान ट्री फिक्स करने आए। सारे भारत के लाखों किसान सारे भारत के लाखों किसान सभा में ट्री फिक्स करने आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36, 3 से हो जाएगा ट्री और फिक्स से क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो सारे भारत के क्या हो जाएगा लाखों किसान सभा में क्या करने आए, ट्री को फिक्स करने, सभा में पेड़ लगाने आए। ठीक है, तो इससे अखिल भारतीय किसान सभा की शुरुआत कहाँ, लखनऊ में हुई और 1936 में हुई। अब पढ़ना इसको, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और NG रंगा महासचिव थे। ठीक है, देखो किसानों के अध्यक्ष बहुत ही सहज व्यक्ति थे। किसानों के अध्यक्ष बहुत ही सहज व्यक्ति थे, किंतु जो महासचिव था वह बहुत ही रंगीला व्यक्ति था। जो सचिव था वह बहुत ही रंगीला व्यक्ति था। रंगीला समझते हो क्या होता है, थोड़ा टिप टॉप रहने वाला, है ना। जो महासचिव था वो कैसे था, बहुत ही रंगीला व्यक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, सहजानंद को कम पूछता है, सचिव ज़्यादा पूछता है। पहले बात पूछा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई, लखनऊ में। कब हुई, 1936 में। और उनके सचिव, महासचिव, प्रथम महासचिव कौन बने, NG रंगा। तो रंगा से रंगीला याद रखना, रंगीला से बन जाएगा। ठीक है, अब महासचिव सहजानंद है, वो सचिव नहीं है, वो क्या अध्यक्ष है। आगे बोलो, हैं इतना ही था क्या, हो गया ये कह रहे हो, जाना है। ठीक है, चलो ठीक, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं।